हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और हमारा इकोनॉमिक्स में चल रहा है लेसन नंबर 5 ग्रामीण विकास की। हम लोग आपका बात कर रहे थे ग्रामीण विकास में। हम लोग पहुंच चुके थे 5.5 यूनिट पर और हम देख रहे थे उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण कैसे कैसे आपका कर सकते हैं। पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कैसे लगे हैं, कहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है, किस तरह की चीजें हैं और कैसे वैकल्पिक रोजगार हो सकते हैं, कैसे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है। इन सभी को इतना देख चुके थे, तो एक बार सभी बच्चे पूरा अच्छे से इसको देख लीजिए। किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप शुरू करते हैं यहाँ से। कह रहे हैं कृषि क्षेत्र पर तो पहले से ही बहुत बोझ है। क्योंकि बोझ क्यों है? क्योंकि भारत में बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, उनके आजीविका का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत है। बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। गैर कृषि अर्थतंत्रों के अनेक घटक हैं। कुछ घटक तो पर्याप्त गतिशील अंतर संबंध होते जा रहे हैं और उनमें स्वास्थ्य समृद्धि की संभावनाएं हैं, किंतु अनेक घटकों ने तो निम्न उत्पादकता वाली मात्रा की व्यवस्था करी है और कृषि का प्रसंस्करण और उद्योग, चरम रोग इत्यादि में इन सब चीजों का गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ देखने के लिए मिली। ठीक, पर्यटन आदि भी आपका सम्मिलित है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान है, पर उनके लिए संरचनात्मक सुविधा तथा अन्य सहायक कार्यों की निरंतरता अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योग को रख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कलाएं, हस्तकरघा आदि। यद्यपि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्त करती हैं, तो पुरुष और गैर पुरुष रोजगार की तलाश में रहती हैं। किंतु हाल ही के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों की ओर अग्रसर हो रही है। कह रहे हैं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो कहाँ है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आगे आपका बढ़ रही है। ठीक है, कैसे बढ़ रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। बात कर रहे हैं पशुपालन की। भारत में किसान समुदाय प्राय मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स एग्रीकल्चर करता है। पशुधन का भी अनुसरण करता है। अब किसान है, अपने पास पशु जरूर रखते हैं। उसमें गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख आदि बहुतायत पाई जाने मवेशियों के पालने से शरीर की अधिक आय स्थिरता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन आदि की व्यवस्था भी परिवार के अन्य उत्पादक गतिविधियों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। आज पशुधन क्षेत्र के देश में 7 करोड़ छोटे किसान व सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, आजीविका कमाने वाले वैकल्पिक साधन आपका सुलभ कर रहे हैं। ऐसे हैं, ये सारी चीजें हैं जो उनको सुलभ कर रहे हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में है। कह रहे इस क्षेत्र में जो आपकी महिलाएं हैं वो भी कैसी हैं? बहुत बड़ी संख्याओं में, बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं। चार्ट 5.1 में भारत में पशुधन वितरण दिखाई दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा अंश 58% तो मुर्गी पालन है और अन्य पशुओं में ऊंट, गधे, घोड़े आते हैं। सबसे निम्न स्तर में खच्चर और आपके टट्टू का है। वर्ष 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी थे, उनमें से 110 मिलियन भैंसें थी। पिछले 3 दशक यानी कि 30 सालों में भारत में उद्योग डेयरी में बहुत शानदार प्रगति दिखाई दी है। और कह रहे हैं कि 1951 से लेकर 2016 की अवधि में देश में दूध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इसका श्रेय ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध की बाढ़ को दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना विक्रय दूध एकत्र कर रही अपनी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करते हैं, फिर उसको शाही केंद्रों में सहकारिता के माध्यम से बेचा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि गुजरात प्रदेश में दूध सहकारिता एक विशेष लक्षण आपका प्रतिमान है। ऐसा है, प्रतिमान है। देश के अन्य प्रांतों में उसकी अनुसरण करते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान मुख्यतः दूध उत्पादन के राज्य हैं। कहाँ हो गया? गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है,
राजस्थान है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है और कह रहे हैं कि मांस, अंडे तथा ऊन आदि के लिए भी विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण तय उत्पाद सिद्ध हो रहे हैं। कुछ आपके एक दूसरे के साथ मिलकर भी उत्पाद जो है आपके चल रहे हैं। ये देखिए किस तरह के भारत में मुर्गी पालन का वितरण और पशुधन मिलता है। सुअर देखिए इतने परसेंट है, बकरी देखिए, मवेशी देखिए और मुर्गा पालन देखिए। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो 61% पर आपका मुर्गा पालन होता है। इस आंकड़े को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, देख लिए वैकल्पिक संभावनाएं क्या हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। पशुपालन को देखिए कितना है स्थिति, गाय भैंस कितने मिलियंस हैं। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भेड़ इत्यादि महत्वपूर्ण आय का स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि किसान अपने साथ जो है पशुपालन जरूर करता है और वो उसका एक अतिरिक्त इनकम का साधन है। ठीक, इसलिए वो सबसे ज्यादा इन पशुओं पर भी ध्यान देता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन से, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मत्स्य पालन की। मछुआरों के समुदाय तो प्रति सदस्य को जाल की माँ या दाता मानते हैं। कह रहे जो मछुआरे हैं वो अपने जाल को माँ मानते हैं या दाता मानते हैं। सागर, महासागर, सरिताएं, झील, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह सभी जलागर कछुओं के समाज के लिए निश्चित जीवन व्यापक स्रोत है। कह रहे जो मछुआरे हैं उनके लिए तो भैया यही सब कुछ है। भारत में बजटीय प्रावधान में वृद्धि और मत्स्य पालन जल कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी में प्रवेश कर मत्स्य उद्योग के विकास में नई मंजिलें तय की गई। आज के देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 65% अंतर्वर्ती क्षेत्र तथा 35% महासागरीय क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। 65 कहाँ से, हम देश के अंदर में ही जो तालाब, नदी, झील है वहां से मछली ला रहे हैं और 35% हम कहाँ से ला रहे हैं, तो 35% जो है हम लोग समुद्र वगैरह से, जो महासागर है उनसे ला रहे हैं। और कह रहे हैं कि मत्स्य का उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद में 0.9% योगदान है, यानी कि 1% मान लीजिए फिलहाल तो। ठीक, मत्स्य उत्पादकों का प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तमिलनाडु है। मछुआरे के परिवारों का बड़ा हिस्सा निर्धन है। कह रहे जो मछुआरे हैं वो कैसे हैं, अधिकतर गरीब है। इस वर्ग में पर्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रवासी आय, अन्य कार्य की ओर वहां प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता के दर, गंभीर ऋणग्रस्तता मछुआरे समुदाय से आजकल जूझ रहे हैं। महिलाएं मछली पकड़ने के काम नहीं लगी हैं। 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार संरचना उन्हीं के हाथों में। होता क्या, 60% का तो बाहर वो आपका ट्रेड कर लेते हैं, 40% जो है उपभोग के लिए जो लोकल मार्केट है उनको वो आपका कंज्यूम कर लेती है, उनको खा लेती है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए आपका मिल जाए। ठीक है ना, तो ये मत्स्य पालन का एक नंबर हमको दिखाई। चलिए आगे बढ़ जाए। अब बात कर रहे हैं इसमें विपणन की। विपणन के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए मछुआरे समुदाय की महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिता और समूह सहायता के माध्यम से विस्तार की जाने का अनुभव कर, इसके विस्तार की अनुभव की आपका बहुत ज्यादा जरूरत है। उद्यान विज्ञान प्राकृतिक ने भारत को की विविधता से सबसे अच्छी बात है, भारत में कैसी हैं ऋतुएं हैं और मृदा के सारे प्रकार यहाँ 8 के 8 प्रकार आपको मृदा को देखने मिलेंगे। जलोढ़ मृदा, हरी मृदा, पीली मृदा, हर मृदा आपको यहाँ भारत में मिलेगी। ये बड़ा एक सौभाग्य है। हमारे यहाँ बहुत मिट्टियां हैं, बहुत सारी ऋतुआं हैं जो कृषि को विविधीकरण बनाने में संपन्न करती हैं। उसी आधार पर भारत में अनेक प्रकार के बागानों में अपना आधार भी उन्होंने ले लिया है। इसमें प्रमुख फल, सब्जी, रेशेदार फलें, औषधियां, सुसंगति पौधे, मसाले, चाय, कॉफी, ये सभी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और आपका पोषण उपलब्ध कराने का बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में बागवानी क्षेत्र में समस्त कृषि उत्पाद का 1/3 सकल घरेलू उत्पाद आपका 6% है।
कितना है? 6%। भारत में आम, केला, नारियल, काजू जैसे फल अनेक मसालों के साथ उत्पादन तो है, लेकिन आज विश्व के अग्रणी देश माना जाता है। कुल मिलाकर फल सब्जी के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान। बागवानी में कितने किसान कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। यह उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के साथ आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। वृक्षारोपण, पौधशाला, देखभाल, भयंकर बीज उत्पादन, संवर्धन, फल फूल संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए। कौन से हैं? कौन सेक्टर ऐसा है जो महिलाओं के लिए अधिक रोजगार दे रहा है? तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर ये चीजें हैं जो आपका रोजगार जुटाने में लगे हुए हैं। यानी कि बागवानी एक आज के समय में बहुत प्रॉफिटेबल है, जो लोग उनको इस रूप में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट है आपका? संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत प्रभावशाली दिखाई देता है। कि अगर आप संख्या बल में देखोगे हमें लगेगा भैया हमारे पास बहुत कुछ है, पर अन्य देशों की तुलना में उत्पादकता का स्तर बहुत न्यून है। यानी कि संख्या में तो पशु ज्यादा हैं, लेकिन दूध उत्पादन में कम। वहाँ छोटा सा देश देख लीजिए आप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, वहाँ की गाय 40-40 लीटर दूध देती है, हमारी गाय 10 लीटर से ऊपर पार नहीं होती। अंतर तो है ना। यहाँ भी पशुओं की नस्लों को सुधारने, उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे व सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से स्थानीय विकल्प रोजगार का स्वरूप आपका प्रदान किया जा सकता है। मछली पालन में पहले ही पर्याप्त वृद्धि हो। मछली पालन के अत्यधिक से नियमित और नियंत्रित करना है, नियमित और नियंत्रित करना है। मछुआरे समुदाय के कल्याण कार्य के लिए पुनः संरक्षण करना होगा और उनके लाभ दीर्घकालिक हो, आजीविका लाभ को कैसे करना है, लॉन्ग टर्म, और उनकी जो आजीविका है हम उसको साधन बनाएं। इस प्रकार से हम ये सारी चीजें सुनिश्चित कर। बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभर रहा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और बढ़ाव के लिए बिजली, शीतल गृह, विपणन माध्यम से विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण और स्थापना और औद्योगिक उत्पादन और आपका संरचना के निवेश की आवश्यकता है। करें इन सब में, इन चीजों के निवेश इत्यादि की आवश्यकता हमको जो है दिखाई देती है। भैया ये सारी चीजें इसके अंदर होनी बहुत जरूरी। अन्य रोजगार आजीविका सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा, धारणीय विकास, सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे रही है। और इससे बढ़िया बात क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णायक योगदान। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सहज ही खाद्य सुरक्षा की आकांक्षाएं वाले क्षेत्रों में समय समय पर पूर्वानुमान लगा सकती है। इस तरह से ऐसा समाज विपत्तियों का समाधान को पूरी तरह से समाप्त करने में भी असफल रहा है। कृषि क्षेत्रों में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इसका कुछ विशेष योगदान कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के द्वारा उदीयमान तकनीकी, मौसम तथा विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए भी मृदाओं की दशाओं में उपयुक्त जानकारी का प्रसार हो सकता है। अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं बदल सकती। यह समाज में सृजनात्मक मतभेदता और उसके ज्ञान और संचय के लिए यंत्र रूप में कार्य कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार अवसर उत्पन्न करने की संभावना भी है। भारत के अनेक भाग में
सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब वो लोग गांव के लिए भी, ये संरचना स्थिति। चलिए देख लिया आपने वैकल्पिक रोजगार किस प्रकार से हैं और अन्य आजीविका के स्रोत और रोजगार कैसे सर्जन होंगे, तो आप देख सकते हैं। चलिए तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने पूरा लगभग इसमें बहुत सारी चीजों को देख लिया। हार्डनी विकास को हम लोग कल देखेंगे और ऑर्गेनिक कृषि को थोड़ा सा एक बार आप घर पर जाकर इसको पढ़ के आइए। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।